हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें कुछ PYQs को भी शामिल किया गया है। ये यूपी PSC का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, OPSC का दे रहे हैं या फिर BPSC का देने वाले हैं, तो इन सभी में ये हेल्प करेगी आपको। और इन सभी एग्जाम्स में पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं और साथ में क्वेश्चंस बहुत ईजी भी रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर इसको अच्छे से कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एंड शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के प्रोविजन 5th शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। 5th शेड्यूल किस बारे में है? डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इसके लिए आर्टिकल है 244 का क्लॉज 1। The expression scheduled areas means such areas as the president may by order declare to the scheduled areas। scheduled areas कौन से होते हैं? जिनको प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में 5th शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई हैं चीज़ें। कितने शेड्यूल हैं टोटल? तो टोटल 12 शेड्यूल है, ये आप लोग को पता ही होगा। अब ये 12 शेड्यूल्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इन्हीं से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले है टी से होता है टेरिटरी। 1st शेड्यूल के अंदर भारत के क्षेत्र के बारे में, टेरिटरी के बारे में बताया गया है। फिर आता है टी के बाद क्या है? टीयर्स में ई है। ई से होता है इमोल्यूमेंट्स और सैलरी, जो भी भत्ते और वेतन मिलते हैं उनको 2nd शेड्यूल के अंदर रखा गया। 3rd में ए से आ जाता है एफर्मेशन, इसी को ओथ भी कहते हैं। शपथ लेने की जो चीज़ें हैं वो 3rd शेड्यूल में बताई गई हैं। 4th शेड्यूल है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरह से होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें 4th शेड्यूल में है। फिर टीयर्स का लास्ट लेटर है एस मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये दिया गया 5th शेड्यूल के अंदर। 6th शेड्यूल में आ जाता है ओ से अदर ट्राइब्स। 7th शेड्यूल में एफ से फेडरल। अब यहाँ पर ट्रिक के जरिए फेडरल है इसका मतलब, अदरवाइज जो 3 लिस्ट दी गई है ना, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो चीज़ है 7th शेड्यूल के अंदर। 8th शेड्यूल में आ जाता है ओ से ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। 10th शेड्यूल डिफेक्शन के बारे में है, डी फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इसमें दिया गया है। फिर 11th शेड्यूल पंचायती राज के बारे में है और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो ये हो गया सारा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट हैव बीन डिस्कस्ड अंडर विच आर्टिकल। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 तक। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ यूनियन और स्टेट के बारे में के बीच में ये चीज़ों के बारे में बताया गया है। पार्ट 12 के अंदर ये आते हैं ये आर्टिकल्स। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति आर। पंचायत समिति के मेंबर्स जो हैं किस तरह से चुने जाते हैं? तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पंचायत समिति देखिए तो एक रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है एट इंटरमीडिएट तहसील लेवल इन इंडिया। पंचायत समिति इज रिलेटेड टू आर्टिकल 243C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय। इन्हें उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपी का, उसके जो भी काम हैं, अगर उनको बढ़ाना है, कुछ और काम सौंपने हैं, कुछ नए काम, तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। एज पर आर्टिकल 321 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज द स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू एन एक्ट। The minimum number of judges of the Supreme Court required for hearing any case involving interpretation of the Constitution is, मतलब अगर संविधान के किसी भी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना है, उसकी व्याख्या करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस का मिनिमम नंबर रिक्वायर है, मतलब कितने जजेस की बेंच होनी चाहिए जो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। तो 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा तो हो ही सकती है, लेकिन कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। इससे कम जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। On which of the following dates the Constituent Assembly of India adopted the national flag? National flag को 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। As free Indian national flag, the design of the Indian tricolor is mainly attributed to Pingali Venkaiah, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। What is the legal nature of the preamble of the Constitution? इसका लीगल नेचर किस तरह का है? ये enforceable नहीं है। ठीक है, अगर
प्रियम्बल में लिखी हुई किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसे फॉलो करवाने के लिए कोर्ट के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? लार्जेस्ट कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं और ये 30 मेंबर्स सारे लोकसभा के हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, जबकि एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स हैं और 30 मेंबर्स हैं। लार्जेस्ट कमेटी है ये पार्लियामेंट की। Who was the prime minister when right to property was scrapped as a fundamental right? राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था, अभी क्या है कि अभी वो फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जब इसे स्क्रैप किया गया फंडामेंटल राइट के रूप में तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। पहले संविधान का आर्टिकल 31 ये था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। फिलहाल राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट के रूप में आर्टिकल 300A में मौजूद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। इमरजेंसी के बाद ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 में। फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ बेसिक। तो यूएसए के संविधान से ये लिए गए हैं। पार्ट 3 में संविधान के मौजूद हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। इक्वालिटी या फिर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन 29 और 30 है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 32 में है। पहले 31 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसको हटा दिया गया है। What is the tenure of the chairperson of National Human Rights Commission NHRC? इसके चेयरपर्सन का टेन्योर होता है 3 साल का या फिर 70 साल की उम्र तक। National Human Rights Commission of India is a statutory body constituted under the Protection of Human Rights Act 1993 on 12 October 1993. Who was appointed as the constitutional advisor or legal advisor to the Constituent Assembly? ये थे सर BN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या फिर लीगल सलाहकार। पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले इंटरिम चेयरमैन इसके थे सच्चिदानंद सिन्हा। इंटरिम चेयरमैन का मतलब है कि जब संविधान सभा की बैठक हुई पहली, उस समय पर चुन लिया गया कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें चेयरमैन बनाया गया और ये बोला गया कि चेयरमैन का चुनाव होगा, उसके बाद फिर फाइनल पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में बने थे, फिर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा ने चार्ज लिया था और फिर 11 दिसंबर को जब राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिंबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था? एलिफेंट। सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली HBR अयंगर। द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली SN मुखर्जी थे। ओरिजिनल प्रियम्बल इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड बाय ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओरिजिनल प्रियम्बल को कैलीग्राफ इन्होंने किया था। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आर्टिकल पार्ट 3 से संबंधित है। हमने देखा ना फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आर्टिकल 32 जो है ये भी इसी का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं जस्टिस के लिए, इसी बारे में है ये आर्टिकल। अब देखिए पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। ठीक है, मतलब बताया गया है कि यूनियन क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है, क्या क्या एरिया भारत के अंदर है, ये सारी चीज़ें हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में है और इसके लिए आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 36 से 51। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन के लिए अमेंडमेंट हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 में, जिसके ज़रिए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पर प्रोवाइड किया गया। The amendment inserted Article 21A, which made the right to education a fundamental right for children between 6 to 14 years. Which of the following provisions is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Constitution? तो ये है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर और एडवाइजरी एजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं।
ये वाला जो प्रोविजन है राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन, ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअल पावर्स वेस्ट एट द सेंटर और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये सारे हैं कनाडा से। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, किस तरह का प्रोसीजर है ये? क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्वाजी जुडिशियल इसलिए है क्योंकि प्रोसीजर की शुरुआत कहाँ से होती है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी एक बिल इसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर वो बिल पास हो जाता है उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होती है। द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ फेस्ड इम्पीचमेंट सो फार, अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी कौन सी होती है? ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है अदर देन अ कोर्ट और लेजिस्लेचर विच अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ प्राइवेट पार्टीज ईदर थ्रू एडजुडिकेशन और रूल मेकिंग। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965? इस समय पर भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे भारत के 1964 से 66 तक। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1965। पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी अब्रॉड में मृत्यु हुई थी। He was honored with the Bharat Ratna in 1966. He was the first person to receive Bharat Ratna posthumously. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडो चाइना वॉर के टाइम पर 1962 में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडो पाक वॉर के टाइम पे 1971 में। और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। The idea of the concurrent list has been taken from the constitution of, concurrent list जो हमारे यहाँ पर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और concurrent list। तो concurrent list का आइडिया लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। concurrent list के अलावा freedom of trade, commerce and intercourse, joint sitting of the two houses of parliament, ये सभी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। The council of states shall consist of how many members to be nominated by president? प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? 12 मेंबर्स को। राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस इन 4 फील्ड से बिलोंग करते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। संविधान इन्हीं की लीडरशिप में प्रिपेयर किया गया था, लिखा गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे 1947 से 51 तक। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ही वॉज पॉस्थुमसली ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 1990। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ स्टेट्स? स्टेट के असेंबली के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, टोटल जितने भी मेंबर हैं मिनिस्टर उसके सिर्फ 15% रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। When was the first session of लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? लोकसभा का पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 में। लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 17 अप्रैल 1952 में और पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। पहला सेशन लोकसभा का। आज़ाद भारत में जो लोकसभा थी उसका पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952। As per the 73rd and 74th Amendment, India has how many tier government system? तो भारत में 3 टीयर का गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और लोकल गवर्नमेंट है। पहली बार भारत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। रूरल भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये एक सिस्टम है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 3 टायर्स कौन से हैं? ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, ये किस बारे में है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में है। ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या है? हिंदी एंड द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। Constitutional provisions related to official language have been made from Article 343 to 351 of the Constitution of the country. Which among the following is not a salient feature of the Indian Constitution? यह है 2-tier गवर्नमेंट। भारत में 3-tier गवर्नमेंट है। इसके अलावा सारे salient फीचर हैं, मुख्य विशेषताएं हैं संविधान की। रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला हमने देख लिया रिटन एंड फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वाइड एंड ब्रॉड, ठीक है, हमारा संविधान वाइड है, ब्रॉड है, फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन है, फुल्ली सॉवरेन स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, रिपब्लिकन सिस्टम सरकार का वो एस्टेब्लिश करता है, फेडरल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है, यूनिटरी भी है, साथ में फेडरल भी है, सेक्युलर स्टेट को एस्टेब्लिश करता है, फिर सोशलिस्ट स्टेट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और फंडामेंटल राइट्स सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। एज पर आर्टिकल 245 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ मेकिंग करना। आर्टिकल 245 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स। Which among the following articles is for protection of interest of minorities? ये आर्टिकल है 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। Who among the following has the power to prorogue the लोकसभा सेशंस? लोकसभा सेशंस को सत्रावसान अगर उन्हें करना है तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है भारत में और कमांडर इन चीफ है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। Who has the power to implement the fundamental right? फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। 32 है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और 226 है हाई कोर्ट के बारे में। ये इन दोनों को एम्पावर करता है टू ब्रिंग सूट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट बॉडी फॉर वायलेशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ एनी सिटीजन। Which of the following article is about the establishment and constitution of Supreme Court in Indian Constitution? यह आर्टिकल है 124, सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करता है। इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर ये स्टेट में है, ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में आर्टिकल्स कौन से हैं? पार्ट 5 के आर्टिकल 52 से 78। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे शामिल होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स? यह आर्टिकल 40 ऑप्शन बी करेक्ट है। Which enshrines one of the directive principles of state policy lays down that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Right to education is a fundamental right which is related to, ये संबंधित है आर्टिकल 21A से। 86 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, हम देख ही चुके हैं, जिसके ज़रिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 40 है पार्ट 4 का, उसी के तहत पंचायती राज सिस्टम की बात की गई थी डीपीएसपी में, जिसे बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्टेट लिस्ट, ठीक है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लिस्ट क्या है। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको लेकर स्टेट लॉ बना सकता है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज आर फ्यू सब्जेक्ट्स दैट कम अंडर द स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं और उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। इनमें कुछ टॉपिक हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। फिर उसके बाद आ जाती है यूनियन लिस्ट, जिसके बारे में उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, ये सारे नेशनल इंटरेस्ट वाले, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट हैं, इसलिए इन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, इसको हैंड रिटन किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज? पहला स्टेट था इस तरह का राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। वट इज़ द मिनिमम ईयर्स ऑफ एज फॉर कैंडिडेट फॉर ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल चाहिए होती है, आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग बताया गया है ये, ठीक है। आर्टिकल 66 में कंडीशंस बताई गई हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। कंडीशंस क्या क्या हैं? भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
को नहीं होल्ड करता हो, और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। Which among the following state or union territory got birth with the Punjab Reorganization Act of 1966? पंजाब के अलग एक सेपरेट स्टेट बनने के साथ में हरियाणा राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो पंजाब है उसे हरियाणा और पंजाब दोनों में 1966 में बाइफरकेट किया गया था। इट फॉर्म्ड दैट सेवेंथ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ वाज आल्सो कार्व्ड आउट फ्रॉम द सेम। What is the minimum number of the judges to decide an issue involving the interpretation of the constitution or any presidential preference? अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन है या कुछ भी डिसाइड करना है तो उसके लिए न्यायाधीशों की, जजेस की न्यूनतम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। A division bench comprises 2-3 judges while constitution bench consists of at least 5 or more judges of the court। और इसके लिए राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी मामला है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनाई जाती है। For which of the following purpose राजमन्नार कमेटी was constituted? इसे सेंटर स्टेट रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। The executive power of the Indian Union lies with which of the following? इंडियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 53(1) के तहत ये बताया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेटिंग टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। JVP committee which was constituted in 1948-49 was related to which of the following? ये कमेटी जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस के बारे में बनाई गई थी कि भाषा के आधार पर क्या नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है या फिर नहीं। JVP में J से हैं जवाहरलाल नेहरू, V से हैं वल्लभ भाई पटेल, P से हैं पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द आउटकम ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? इसका आउटकम क्या है? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज इसके ज़रिए बनाए गए थे। ये एक्ट जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इनैक्ट हुआ था 31 अगस्त 1956 को। 14 स्टेट्स और 6 यूटीज इससे क्रिएट किए गए थे। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज मूव्ड इन द लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में लेकर आया गया था लोकसभा में आचार्य कृपलानी के द्वारा अगस्त 1963 में, इमीडिएटली आफ्टर द डिजास्ट्रस इंडिया चाइना वॉर। Who among the following held the office of President of India for 2 consecutive terms? लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भारत के बने हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहली बार 52 में और दूसरी बार 62 में। The cases involving interpretation of the Constitution by the Supreme Court come under which of the following? तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है वो सारे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। Which one of the following amendments of the Constitution provides democracy at the grassroots level? पंचायत के बारे में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 73rd Amendment 1992 में, to provide constitutional status to the panchayat. It aimed at democratic decentralization of power and resources among the central government and local bodies. Which constitutional amendment provides constitutional status to the National Commission for Backward Classes? ये संशोधन है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 का। इसके ज़रिए NCBC की स्थापना की गई है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इट एग्जामाइंस द कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। Which article of the Indian Constitution makes provision for delimitation of electoral boundaries? यह है आर्टिकल 82। Readjustment after each census of the Constitution of India makes provision for delimitation of the electoral boundaries. It is the process of allocation of number of seats and their demarcation into territories. The emergency provisions of Indian Constitution have been borrowed from. Emergency provisions को लिया गया है जर्मनी के संविधान से। पार्ट 18 जो है संविधान का ये इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। और इसी के साथ फाइनली हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।